वेलकम बैक। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप और अब बात होगी बिहार की। बिहार में चुनावी साल में इफ्तार पर जमकर सियासत हो रही है। एक तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव घूम घूम कर दावत इफ्तार में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम संगठनों ने आज पटना में नीतीश की इफ्तार पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया। इन मुस्लिम संगठनों ने नीतीश को चिट्ठी लिखकर अपने बॉयकॉट का ऐलान किया है। जिन संगठनों ने इफ्तार में शामिल न होने का ऐलान किया उनमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद भी शामिल है। ये वक्फ बोर्ड बिल पर जेडीयू के स्टैंड से नाराज है और चाहते हैं कि नीतीश की पार्टी इस बिल का विरोध करे और इसे संसद में पास ना होने दे। दबाव बनाने की इस रणनीति के तहत इन संगठनों ने नीतीश की इफ्तार पार्टी से दूर रहने का फैसला लिया है। चिराग पासवान इस फैसले पर क्या कह रहे हैं, खासतौर पर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, ये दोनों रिएक्शंस आपके सामने रखते हैं और फिर करेंगे चर्चा। आप लोगों ने हमेशा लालू जी को मुझ पर विश्वास जताया। आप लोगों के ताकत की वजह से, फिरका शक्तियों से, सांप्रदायिक शक्तियों से हम लोग हमेशा लड़ने का काम करते हैं। ये केवल आप लोगों की ताकत की वजह से है। तो हम दुआ करेंगे कि ईश्वर अल्लाह और खास तौर पे आए हुए सभी लोग आशीर्वाद और सकते हैं कि आपके साथ हमारा दल, राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता पिता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। मदनी साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। उनसे पुराने संबंध हम लोगों के रहे हैं। ऐसे में मैं जानता हूँ कि उनकी अपनी चिंताएं हैं, जिसको लेकर उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया है। बहरहाल मैं बस उनसे इतना कहूँगा कि जिनको उन्होंने मुसलमान समाज का संभवतः ठेकेदार बनना सही समझा है, क्या वो लोग उनके हितों का संरक्षण कर पा रहे हैं? आप भले हमारे इफ्तार में मुस्लिम संगठनों को आप कहें कि भाई ना जाएं, मुख्यमंत्री जी के इफ्तार में आप कहें कि वो ना जाएं, चंद्रबाबू नायडू जी के इफ्तार में उनको कहें कि वो ना जाएं, पर जो लोग राजद के इफ्तार में जा रहे हैं, बताएं कि इन लोगों ने क्या किया है मुसलमानों के लिए। ये तो एकदम दो तरफा बातें हैं। क्या किसी समाज का, किसी समुदाय का भला करने के लिए इफ्तारी करनी जरूरी है? नहीं, देखिए, अगर नेताओं में साहस हो तो जिन संगठनों ने इनका, ये केवल दबाव नहीं है, बहिष्कार है। ये तो शर्मनाक है कि आप उनके लिए इफ्तार कर रहे हो, कहे हम तुम्हारे इफ्तार में आएंगे ही नहीं, हम जो चाहते हैं वो करो तब तुम्हारे इफ्तार में आएंगे। ब्लैकमेलिंग है ना? ये एक मेंटेलिटी इस देश में रही है, खासकर शाहबानो मामले के साथ जिस ढंग से दबाव बनाया सरकार ने। शाहबानो को 178 रुपये का मात्र उसमें उसको हर्जाना महीने में देना था, उसको बदलते हुए और जो बिल पास हुआ है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन बिल राजीव गांधी जी के समय से, उस समय से दबाव बनाना कि दबाव बनाएंगे तो हो जाएगा, अब दबाव से भी काम नहीं हो रहा है। अच्छा, ये दबाव इनका फेल भी कर सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में ये सत्ता में आने के पहले एक धारणा थी कि बगैर मुस्लिम वोट के कोई केंद्र में बहुमत पा ही नहीं सकता है। यह मिथ टूट गया है कि 300 भी क्रॉस कर सकता है। जो महाराष्ट्र में आपने देखा कि किस ढंग से बहुमत मिला है बहिष्कार के बावजूद, उत्तर प्रदेश में चीजें बदल रही है। तो ये जो परिस्थिति बनी है वो इस कारण बनी है कि नेताओं ने अभी तक जो मुस्लिम समाज के अंदर जो उनके दोष हैं, उनके अंदर जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जो मजहब के नाम पर गैर मजहबी काम हो रहे हैं, उनके समाज के सामान्य लोगों तक भी पहुंचाने की बात स्पष्ट रूप से नहीं की है, कोई बोलता ही नहीं था। तो यह है कि इनका बहिष्कार करो कि वक्फ के बिल को समर्थन करेंगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। अभी नेताओं को तय करना है कि भाई इनको इफ्तार पार्टी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कोई नेता, मैं पूछ रहा हूं, कोई नेता अगर हमको होली मिलन में नहीं बुलाता है, होली मिलन आयोजित नहीं करता है, तो क्या वो हिंदू विरोधी है?
कोई नेता अगर विजयादशमी में कोई फलाहार की पार्टी नहीं करता है तो क्या हिंदू विरोधी हो जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि इस देश में जो लोग इफ्तार नहीं करते हैं वो मुस्लिम विरोधी है। बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए इफ्तार की पार्टी को पुनर्विचार करने की जरूरत पैदा हो गई है कि जिनके लिए आप इफ्तार कर रहे हो, आप पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है कि आप जो स्टैंड ले रहे हैं, इस देश के संविधान, इस देश के न्याय, इस्लाम मजहब जो कुछ कहता है और इस्लाम में जो बाकी मुसलमान है, मुस्लिम समुदाय के वास्तविक हित में है, अगर ये वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, मतलब आप पर विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास नहीं करते हैं, ये नीतीश कुमार के लिए परेशानी का सबब हो सकता है हर्षवर्धन जी? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इसको दोनों तरह से दिखा जा सकता है। एक तो बड़ा सामान्य सा है और प्रचलित है कि इफ्तार पार्टी है, सेकुलर होने के लिए, दिखने के लिए करना है, और अगर वही लोग नहीं आएंगे जिनके लिए आप कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप उस तरह से सेकुलर नहीं रह जाएंगे। मतलब एक तो ये प्रचलित धारणा है, वो उनके नजरिए से उनके नजरिए से एकदम वो नहीं रह गए। मतलब अब अगर यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ना आए, जमीयत उलमा या जितने भी इस तरह के संगठन है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है और उसको ज्यादा गंभीरता से मैं देखता हूं। ये करके मुसलमानों के ये संगठन जो लगातार 3 तलाक पर इन्होंने देख लिया, ये अब धीरे धीरे समान नागरिक संहिता पर देख रहे हैं, नागरिकता कानून संशोधन अधिनियम आया उस पर देख रहे हैं, तो एक तरह से मुसलमानों से ये जो संगठन है ये कटते चले जा रहे हैं। मैं इसको यूं भी देखता हूं, पॉलिटिकली ठीक है, आपको दबाव बनाना है, आप नीतीश जी पर बनाइए, नायडू जी पर बनाइए। आप ये कह रहे हैं आम मुसलमानों से मुसलमानों के ही संगठन कट रहे हैं। उन मुसलमानों को भी तो लगेगा ना कि ये संगठन क्या हमारे हक के लिए कुछ ले पाते हैं क्या लोकतंत्र में, सरकार में हमारी कोई भूमिका बची रहने देना चाहते हैं क्या? और अगर ये पूरे मुसलमानों को लेकर खड़े रह गए तो गाड़ी तो निकलेगी आगे और उसमें दूसरा वर्ग बैठकर जाएगा। पहले क्या था, ये कहते थे कि हम जब तक बैठेंगे नहीं तब तक गाड़ी चलेगी नहीं, यानी लोकतंत्र की गाड़ी का मतलब ये हुआ कि 272 क्रॉस किया या नहीं किया। अब तो 272 बिना मुसलमानों के क्रॉस कर रही। अब इसका अच्छा है पहलू या बुरा है, ये मुसलमानों को सोचना होगा, लेकिन मेरा यह मानना है कि यह बहुत ही खराब तरीका है। आप बिल्कुल कहिए, आप कहिए कि हम चुनाव में तुमको औकात दिखा देंगे, हम तुमको जीतने नहीं देंगे, हम विधानसभा लोकसभा में विरोध करेंगे, ये पॉलिटिकली और डेमोक्रेटिकली एक तरीका है। लेकिन जब आप कहते हैं कि हम आपकी इफ्तारी का विरोध करेंगे, तब तो आप बड़ा खराब काम कर रहे हैं। आप ही के लिए तो वो एक कर रहे थे। और मेरा ये मानना है, जो देश के मुसलमानों में एक बड़ा वर्ग है जिसको हम यूं देखते हैं कि भाई क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में भाजपा नहीं जीती कश्मीर में, लेकिन कश्मीर में ढेर सारे वोट उसके विधायकों प्रत्याशियों को मिल गए। गुजरात में ढेर सारे सभासद उसके जीत कर आ गए। तो एक बड़ा वर्ग जिसको लगता है कि भाई हमको जो मिल रहा है वो तो हम ले, ये तो हमको लोकतंत्र में काटकर किनारे करने की साजिश है। और वो कौन कर रहे हैं? ये जो ठेकेदार मुस्लिम संगठन। अब अगली खबर हम बात कर लेते हैं औरंगजेब और बाबर के मैटर की, जो इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा का चैप्टर इसमें ऐड कर दिया है। राज्यसभा के अंदर बयान देते हुए सपा सांसद ने राणा सांगा पर प्रहार किया। कहा कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो तुम यानी कि हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद है। मैं तमाम बातें क्यों कहूं, आप खुद ही रिएक्शन सुने, जो पहले रामजी लाल ने कहा और उसके बाद फिर जो विवाद खड़ा हुआ उस पर और क्या पलटवार हुआ, दोनों आपके सामने। उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले, 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश कि हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी आज? जो अखिलेश यादव कह रहे हैं विजय जी, उसी का तो दूसरा पहलू ये है कि रामजी लाल भी तो वही कर रहे हैं। जनता के मुद्दों को, उनके सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने की बजाय आप राणा सांगा का अपमान कर गए और फिर आपने एक नया विवाद शुरू कर दिया। देखिए, अब राजनेताओं का इस तरह से पिछले 15 दिन से 20 दिन से मैं देख रहा हूँ कि औरंगजेब और राणा सांगा और कहाँ तक हम पहुँच गए हैं, उस विवाद को लेकर चल रहा है। और उसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है
कि औरंगजेब को लेकर सब लोग मानते हैं कि क्रूर शासक है, नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं मानते होंगे, लेकिन आप उसे एक हीरो के तौर पर साबित करने के लिए भी आप अपने अपने नए तर्क गढ़ रहे हैं। फिर राणा सांगा को लेकर भी आप अलग तरीके से, क्योंकि आपको औरंगजेब के साथ खड़ा दिखाई देना है तो आप राणा सांगा पर भी आ गए हैं। मूल मुद्दा क्या है? क्या ये सब मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए रामजी लाल सुमन साहब को, अखिलेश जी को, या भारतीय जनता पार्टी या तमाम लोगों को? जैसे आरएसएस के अंबेडकर साहब, सुनील अंबेडकर साहब ने कहा कि औरंगजेब इज इररिलेवेंट। तो अब जो इररिलेवेंट इश्यूज हैं उस पर हम अपने अपने कुतर्क गढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि औरंगजेब हो, राणा सांगा हो, उनको शासकों के तौर पर देखें और उनकी जो क्रूरता है उसको भी स्वीकार कीजिए। इतिहास को स्वीकार करना जो है ना, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण बात होती है। और सब लोग होते हैं। आज हम यदि डेमोक्रेसी में भी देख लें तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे इश्यूज पर खड़े होते हैं साथ में, बहुत सारे इश्यूज पर खड़े नहीं होते। तो एक ही तरीके से एक फ्रेम में सबको डालने की जरूरत नहीं है। और क्या आप राणा सांगा को बाबर के साथ खड़ा कर सकते हैं, इसके साथ औरंगजेब के साथ खड़ा कर सकते हैं? असली मुद्दा ये है। तो इस पर लेकिन सबके अपने, और इससे भी इंटरेस्टिंग बात है कि कोई वोट का फर्क नहीं पड़ रहा है। अब एक तरफ तो अभी इफ्तार की बात कर रहे थे, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार जी इफ्तार पार्टी करें तो जमीयत के वक्फ बोर्ड के लोग नहीं जाएं, लेकिन वहां पर हो सकता है कि 2000 मुसलमान पटना के खड़े हों। तो फिर क्या करेंगे आप? बिल्कुल, इसलिए आप अपनी पॉलिटिक्स को भी देखने की कोशिश करें और कुतर्क के लेवल पर इस स्तर पर ना पहुंच जाएं कि रावण की पूजा, यदि रावण को आपको बहुत विद्वान बताना है तो आप राम को भी विलन बनाने पर तुल जाएं। ये ठीक नहीं है। मैं इसीलिए ये बड़ी थी कि हिस्टोरिकली भी ये लोग गलत हैं, क्योंकि वो तो दौलत खान लोधी ने बुलाया था बाबर को। ये मतलब स्पष्टता होनी चाहिए, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल वही है, और मुझे लगता है कि इस पूरी डिबेट का सबसे बड़ा सवाल वही है जो विजय जी ने कहा। आप औरंगजेब के बचाव के लिए राणा सांगा पर हमला करेंगे, ये है औरंगजेब के पक्ष विपक्ष में खड़ा होने वाला। और देखिए, इस पर मैं स्पष्ट हूं, इतिहास जो भी है, हो सकता है कोई कहे कि नहीं कब्र होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि आज इस पर ये डिबेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि कब्र है, रोज रोज उस पर कोई फूल डाल आता है, कोई अबू आदमी बोल देता है, तो ये सारी चीजें होती। औरंगजेब के पक्ष में खड़ा होने वाला कोई नहीं दिखना चाहिए, इसमें मुझे कोई भ्रम नहीं, क्योंकि वो बहुत काला इतिहास। अब इसका दूसरा पहलू क्या है? आप राणा सांगा जैसे योद्धा को उसके ऊपर हमला सिर्फ इसलिए कर रहे हैं। और जरा सोचना चाहिए, क्या समाजवादी पार्टी को सचमुच हिंदुओं के सामने वोट के लिए नहीं जाना है? अखिलेश यादव ने कह दिया कि अच्छा, भाजपा वाले औरंगजेब वाला इतिहास पलट रहे थे तो हमने राणा सांगा वाला पलट दिया। मतलब आप यहां तक जाकर अगर कर रहे हैं, और कहीं ये लड़ाई वो वाली तो नहीं है कि प्रियंका जी को इतना 1000 किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर गाजा दिख जाता है, यहां का नहीं दिखता है। बिल्कुल, तो ये वही हाल है, उनको भी 1000 साल पहले का वो दिख जाता है, अभी का नहीं दिखता है। तो ये खतरनाक है, मुझे लगता है इसका उसी तरह से पॉलिटिकली भी खतरनाक है, हिस्टोरिकली भी खतरनाक है। राणा सांगा जिन्होंने अलग अलग शासकों को, राजपूत शासकों को एकजुट करके उनका नेतृत्व करते हुए बाबर से युद्ध लड़ा, आप उसको कह रहे हैं औरंगजेब उससे भी ज्यादा खतरनाक हमारे सोशल फैब्रिक के लिए, कि आप झूठ फैलाकर दूसरे तरीके के सोशल फैब्रिक में एक बड़ी दरार पैदा कर। इस पूरे विवाद का जो औरंगजेब और राणा सांगा के विवाद हुआ, जो लगातार चल रहा है 15 दिन से, उसका फायदा इतिहासकारों को बहुत हो रहा है। जिन इतिहासकारों की किताबें कोई खरीदता नहीं था, अगर आप अमेजोन पे जाकर के सर्च करेंगे, डालेंगे किताब, तो आउट ऑफ स्टॉक दिखाया जा रहा है। सब इतिहास की किताबें खरीद रहे सारे, क्योंकि सबको अध्ययन करना है, कोई ना कोई ऐसा इश्यू ढूंढना है कि जिसे उठा के फिर उनको लोकसभा में बोलना है, पार्टी प्रवक्ताओं को बोलना है। तो इतिहास तो ये कौन सी इतिहास की किताब लेकर आए? मैं तो फिर ये जानना चाहती हूँ, रामजी लाल जी ने कौन सा इतिहास पढ़ लिया जिसमें वो एकदम फैब्रिकेटेड बात कर रहे हो, वो भी संसद में खड़े होकर? देखिए, इतिहास को अपने हिसाब से सब तोड़ मरोड़ करने की कोशिश करते हैं। और फिर समाजवादी पार्टी के वो नेता है, समाजवादी पार्टी तो वर्तमान को क्या, इतिहास तो छोड़ो, वर्तमान के बारे में वो ठीक से नहीं बता पाएंगे। और अखिलेश यादव, अबू असीम आजमी जैसे उनके पास नेता है जो अपने हिसाब से इतिहास बोलते हैं। और अबू आजिम तो कहते हैं कि भाई मैं तो चाहूं तो इतिहास लिख सकता हूं भारत का, मुझे समय नहीं मिलता। उनको तो बयान आया है कि मेरे पास समय नहीं है, वरना मैं भारत का इतिहास लिख देता मुगलों को लेकर। तो अगर अबू आजिम जैसा नेता उनके पास इतिहासकार है, तो भगवान बचाए ऐसे पार्टी को और ऐसे नेताओं को देश से। तो मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को भी अपने प्रवक्ताओं को सिखाना चाहिए, रामजी लाल सुमन को ज्ञान देना चाहिए कि भाई आप लोकसभा और राज्यसभा में अगर बोल रहे हो, पार्टी के नेता बोल रहे हैं, विधानसभा में अबू असीम आजमी बोल रहे हैं, तो किस विषय पे बोलना है, क्या बोलना है आपको। कम से कम आप पार्टी के वोट नहीं बढ़ा सकते, सम्मान नहीं बढ़ा सकते, तो कम से कम पार्टी को हराने का काम तो मत कीजिए। बिल्कुल। आज कहानी कुर्सी की चर्चा में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया अवधेश जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए।